तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक और डिप्टी जनरल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस एमपीजी के करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। यानी कि इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हम जीके जीएस एमपीजी के और करंट अफेयर का करवा चुके हैं और लगभग तीन आपके लिए प्रैक्टिस सेट हम मैथ का करवा चुके हैं और 3 ही प्रैक्टिस सेट इंग्लिश और हिंदी का भी करवा चुके हैं। आप लोग जाकर के सारे प्रैक्टिस सेट देख लेना क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे में आपको एक तेज और बेहतरीन तैयारी करके चलनी पड़ेगी, तभी आप इस परीक्षा में सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सारे प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। और हम जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं 2025 और 2026 में एपटेक के द्वारा जो भी एग्जाम करवाए गए हैं एक साल के अंदर, उन सभी एग्जाम के एकदम लेटेस्ट प्रश्नों को कवर करते हैं। जैसे कि एमपी एएसआई का एग्जाम हुआ है, एमपी एसआई का एग्जाम हुआ है 2026 में, तो इनके प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर कवर किया है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। इससे हमें एक आइडिया लग सकता है भाई एपटेक का पैटर्न क्या चल रहा है, उस पैटर्न के अनुसार ही हमको तैयारी करनी है। और बहुत पुराने क्वेश्चंस पर हमको इतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि कंपनी हो गई है चेंज और अब नए प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये आपका एमपी जीके का प्रश्न है और एकदम करंट अफेयर का प्रश्न है। एमपी एसआई 2026 में अभी जो है जनवरी में ये पूछा गया है। 17/1/2026 का यह प्रश्न है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी हो गई है? लेटेस्ट डेटा के अनुसार पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। अगर आपको पता हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन कमेंट करते चलिए। फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 13,248 किलोमीटर है। आइए प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए तो नवीनतम डेटा मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और 2026 की तैयारी के संदर्भ में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई बढ़कर के 13,248 किलोमीटर हो गई है वर्तमान में। ठीक है, स्थान की बात करते तो लंबाई के मामले में मध्य प्रदेश भारत के शीर्ष राज्यों में आता है। यानी कि नेशनल हाईवे जो है वो मध्य प्रदेश में काफी अच्छी मात्रा में है। प्रमुख मार्ग की बात करते हैं तो राज्य का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी नेशनल हाईवे नंबर जो 46 है ग्वालियर से बैतूल वाला, वो इस समय वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। 634 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न पर चलने से पहले आप लोगों को बता दें, जिस तरह से आपने देखा एमपीएसआई हो, एमपीएसआई हो, एमपी हेड कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल हो, इन सभी एग्जाम्स में अपने जो सुपर नोट्स हैं यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो इसीलिए हमने एमपी डिप्टी जनरल और जेल प्रहरी के भी कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। इसमें आपको एपटेक के नए पैटर्न के अनुसार सारे नोट्स मिलने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के, जिसमें आपका जीके जीएस एमपीजी के साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और अगर आप कहेंगे तो आपको रीजनिंग भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए समय बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे में अगर आप कोई वीडियो कोर्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाए। इसलिए आपको ये सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लेने हैं और प्रैक्टिस सेट भी हम आपको सभी सब्जेक्ट के टाइम टू टाइम देते रहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कम समय में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी आप बात करेंगे तो जो लोग भी एग्जाम देने जाएंगे मान करके चलिए 70 से 75% ऐसे लोग होंगे जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ होगा क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। इन सुपर नोट्स की मदद से आप अपने सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं और लास्ट में हम आपको इन्फोग्राफिक नोट्स भी देंगे जो आपके रिविजन में बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। ठीक है, अब ये नोट्स प्राप्त कैसे करने हैं तो छोटी सी प्रक्रिया है। QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट और प्रैक्टिस सेट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा जहां पर आगे के सारे प्रैक्टिस सेट और इन्फोग्राफिक नोट्स भी आपको टाइम टू टाइम पर मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो जल्दी से नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए क्योंकि आपको पता है अभी एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है और एमपी पुलिस के रिजल्ट में आप देख सकते हैं जिन लोगों ने एमपी पुलिस के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे उनका कितना बेहतरीन परिणाम आया है और लोगों ने अपने स्कोर भी हमारे साथ में शेयर किए हैं। जैसे इन भाई के 85 नंबर आए थे, ये नोट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 के सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं और इन्होंने अपना स्कोर भी हमारे साथ में शेयर किया है। ठीक है,
उसके बाद में एक भाई ये भी है, इनको देख सकते हैं सर आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे एसआई और कांस्टेबल दोनों एग्जाम में। तो कांस्टेबल का एग्जाम इनका क्वालिफाई हो चुका है, इन्होंने अपने स्कोर भी हमारे साथ शेयर किया है और एसआई का एग्जाम भी इनका आराम से निकल जाएगा, मेहनत भी इन्होंने बहुत की है। उसके बाद एक और भाई है, इनके 81 नंबर आए, इन्होंने भी अपना नोट अपना जो है स्क्रीनशॉट हमारे साथ में शेयर किया है। तो इसी तरह से आप लोग भी सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो सकते हैं और इस सिलेक्शन की दौड़ को कंप्लीट कर सकते हैं इन सुपर नोट्स की मदद से। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, देखिए। तो अगला प्रश्न है, ये आपका एमपीएसआई 2026 प्री एग्जाम में पूछा गया है कि भाई गुप्त काल के दौरान भारत आने वाला चीनी तीर्थ यात्री कौन सा था। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको ये बताना है कि चीनी तीर्थ यात्री जो है वो कौन था। फायान था, वेनसांग था, आईचिंग था या लीसू था। बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। प्रश्न का सही आंसर फायान हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, अगर हम फायान की बात करते हैं तो यह चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर भारत में आया था और गुप्त साम्राज्य के बारे में आपसे पूछा गया है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा फायान। बात अगर ह्वेनसांग की करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, तो चीनी यात्री था, सम्राट हर्षवर्धन के टाइम पर यह भारत में आया था और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं आईचिंग की बात करते हैं तो वे 7वीं सदी के चीनी बौद्ध यात्री थे और अनुवादक थे। उन्होंने भारत आने वाले 60 चीनी तीर्थयात्रियों के जीवन का वर्णन किया था, ये थे आईचिंग। फिलहाल हमारे प्रश्न का सही आंसर फाहयान हो जाएगा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर भारत आया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है जो लेटेस्ट आपके एग्जाम में आ रहे हैं और आगे एग्जाम में आने की संभावना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के वेतन भत्ते और पेंशन किस पर आधारित होते हैं, किस पर भारित होते हैं, कहां से इनको ये पेंशन और वेतन भत्ते दिए जाते हैं। एमपीएसआई प्री 2026 में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा संचित निधि। इनके जो भी वेतन भत्ते होते हैं वो संचित निधि पर भारित होते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आइए वो भी साथ ही साथ में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 148 में कहा गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की प्रशासनिक उपयोग एवं उस कार्यालय में सेवा करने वालों की पेंशन के संबंध में या उनके लिए सभी वेतन भत्तों के संबंध में भारत की संचित निधि पर ये भारित होंगे। भारत की संचित निधि से इनको जो है पेंशन और वेतन भत्ते प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसा आर्टिकल 148 148 में कहा गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिए एक किताब देखिए पूछी गई थी एमपीएसआई एग्जाम में 17/12/2025 का ये एग्जाम है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया था कि माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है। तो बताइए कौन है लेखक। राघव बहल है, लाल कृष्ण आडवाणी है, ममता बनर्जी हैं या फिर मीरा कुमार है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं और ये बीजेपी के एक बहुत ही कद्दावर नेता रह चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, उद्घाटन भी देख लेते हैं किसने इनके जो है किताब का उद्घाटन किया था। तो माई कंट्री माई लाइफ श्री लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा, ये भी ध्यान रखना है कि ये इनकी आत्मकथा है। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन मार्च 2008 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था, जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बहुत ही फेमस नाम है क्योंकि उन्होंने भारत को मिसाइल के क्षेत्र में आगे बढ़ाया और काफ़ी ऊंचाइयों तक लेकर के आए, इसी से मिलता जुलता उनका नाम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग तैयारी कर रहे हैं सीरियस होकर के। अगर ये प्रश्न भी आपको नहीं पता है तो आप ये मान लीजिए कि आप एकदम अभी बहुत ही लो लेवल पर है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का वो मतलब कि फेमस नाम क्या था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए 5वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है, इस बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछा गया है। एमपीएसआई सूबेदार में 18/12/2025 को ये पूछा गया है। ठीक है, अभी जो एमपीएसआई का एग्जाम हुआ, जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। अब इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। देखिए, जो गांवों में बेरोजगारी होती है वो मौसमी बेरोजगारी होती है। क्यों? तो कुछ टाइम तक क्या होता है, मान लीजिए आपने एक कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पर आपको बुवाई वगैरह करनी होती है तो बुवाई कर लेते हैं। फिर भैया 2 महीने तक इंतजार करो, 2 महीने तक घर पे बैठे रहते हैं कि भैया अब ये पकेगी। पकने के बाद में फिर 1-1.5 महीने तक उसकी कटाई में लगे रहते हैं, तो ये वाला जो महीना होता है ये भी बिजी रहते हैं। जैसे उसकी कटाई हो गई उसके बाद में उसकी जो है मतलब कि आगे की प्रोसेस होती है, उसके बाद में फिर खेत खाली पड़े रहते हैं, कुछ टाइम तक फिर बेरोजगार रहते हैं और वापस से फिर उसकी जुताई होती फिर लग जाते हैं उसी में। तो ये क्या है कि एक टाइम पर रोजगार रहता है और एक टाइम पर रोजगार नहीं रहता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं और ये स्पेशली भारत के गांव में या फिर किसी भी देश के गांव में
पाई जाती है। देखिए, मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीने में नौकरी करने में सक्षम नहीं होते हैं। ये बेरोजगारी स्पेशली कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। कृषि कार्य करने वाले लोगों को आमतौर पर मौसमी बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कुछ महीने बुआई, कटाई और भराई में व्यस्त होते हैं, जबकि अन्य महीने में कोई काम नहीं रहता है और ये लोग घर पर बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मौसमी बेरोजगारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है, वार्षिक साहित्य सम्मेलन नर्मदा साहित्य मंथन का तीसरा संस्करण 2025 में कहां पर आयोजित किया गया है। देखो, जो लोग नोट्स ले रहे हैं ना, उनको हम पिछले 6 महीने की करंट अफेयर दे रहे हैं हैंड रिटन। ठीक है, वहीं से सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। जनवरी तक की हमने दे दी है। ठीक है, जनवरी की अलग से दी है, इसमें एमपीजीके के करंट अफेयर भी हैं और वर्ल्ड वाली भी है। ठीक है ना, और बाकी के पूरे जो है हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। डिप्टी जेलर करंट अफेयर के नाम से नोट्स दिए हैं हमने। ठीक है, तो वो नोट्स आप ले लेना। अब फरवरी खत्म हो गई, जल्दी हम फरवरी की एमपीजीके, एमपी करंट अफेयर और इंडियन करंट अफेयर को लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके नोट्स भी आपको हम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई जो वार्षिक साहित्य सम्मेलन नर्मदा साहित्य मंथन था, इसका तीसरा संस्करण 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। गलती से आप लोग नर्मदापुरम मत लगा देना, इंदौर में हुआ था। ठीक है, और ये एमपीएसआई 17/1/2026 का ये प्रश्न है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब आप ये मत सोचना कि सर अपने मन से बना दे रहे हैं, अभी आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन। ये देखो, ये जो प्रश्न है ना, ये आपकी आंसर की में दिए हुए हैं, वही प्रश्न आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। देखिए, एमपीएसआई की आंसर की है, मध्य प्रदेश में स्थित कन्हार गांव टैंक मध्यम सिंचाई घाटी कहाँ पर है ना। तो इन प्रश्नों को हम एकदम आपकी आंसर की से उठा रहे हैं, अपने मन से नहीं उठा रहे हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सारे प्रश्न आपको रियल और ऑथेंटिक ही यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप आराम से उस दिन की आंसर की से मिला करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ इसका आंसर इंदौर हो गया। देखिए, नर्मदा साहित्य मंथन का तीसरा संस्करण 16 से 18 फरवरी 2025 तक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम विश्व संवाद केंद्र मालवा द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें प्रख्यात साहित्यकार, विचारक, इतिहासकार और संवैधानिक विद्वान शामिल हुए थे। अब देखो, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, एक तो ये महत्वपूर्ण है कि इंदौर में हुआ था। दूसरी बात, बहुत पूछा जाता है कि भाई कौन सा कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा या किस विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है। तो ध्यान रखना, ये जो कार्यक्रम था, ये विश्व संवाद केंद्र मालवा के द्वारा आयोजित किया गया था और इंदौर आपका मालवा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में कौन सी 2 पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। एमपीएसआई सूबेदार में 17/1/2026 को पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला जो है वो अमरकंटक में आकर के मिल जाती है। देखो, अमरकंटक के बारे में आपको बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे आपने, और अमरकंटक के बारे में हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई भी हैं। जब जब भी अमरकंटक का प्रश्न आता तब तब आपको बताते हैं ये अमरकंटक पहाड़ है, यहाँ से नर्मदा निकलती है और ये इस तरह बह करके अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, अब विशेषताएं, ये रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, ये सारी इसकी विशेषताएं। भेड़ाघाट इसी के किनारे स्थित है। यहीं से दूसरी नदी निकलती है, इसे हम सोन नदी कहते हैं। बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है और ये इस तरह से निकलती हुई देवलोन से निकलती है, इस तरह से निकलती हुई और यहाँ पर पटना के पास में, बिहार पटना में जाकर के गंगा नदी मिल जाती है और गंगा नदी के साथ में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बाणसागर डैम इसी पर स्थित है। अगला, इसी के समानांतर एक नदी मुल्ताई से निकलती है जो कि है ताप्ती नदी, वो भी इसी तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई नर्मदा के समानांतर बहती है और ये दोनों नदियां जाकर के अरब सागर में गिरती हैं। दोनों नदियों की विशेषता ये है कि ये क्या करती हैं कि ज्वार नदमुख बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं और ये उल्टी दिशा में बहती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण हम फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, अमरकंटक वह स्थान है जहां उत्तर में स्थित विंध्य पर्वतमाला और दक्षिण पूर्व में स्थित सतपुड़ा पर्वतमाला, विशेष रूप से इसकी जो मैकाल श्रेणी है वो आपस में आकर के मिलती है। कहां पर, अमरकंटक पर। ठीक है, देखिए कुछ और फैक्ट देख लीजिए। तो मैकाल श्रेणी की बात करें तो यह सतपुड़ा पर्वतमाला का पूर्वी हिस्सा है। अमरकंटक इसी मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नदियों के उद्गम की बात करते तो मिलन बिंदु से भारत की बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। उनमें से 3 नदियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली है नर्मदा जो पश्चिम की ओर बहती है, दूसरी है सोन जो उत्तर पूर्व की ओर जाकर गंगा में मिलती है, तीसरी है जोहिला और ये जोहिला नदी भी यहीं से निकलती है। अब देखो, ऊंचाई की बात करते हैं। अमरकंटक समुद्र तल से लगभग 1048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगातार प्रश्न आपके एग्जाम्स में, जो रिसेंट एग्जाम एप्टेक करवा रही है, वहां पर पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बताइए, इसी तरह से प्रैक्टिस सेट करवाएं, पहले क्वेश्चन फिर आंसर फिर डिटेल, या फिर आप चाहते हैं कि 1 लाइनर करवाएं, जैसा आप बता देंगे उस तरह से हम आपकी तैयारी करवाएंगे। इसमें क्या होता है ना, एक प्रश्न से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं उनको आप आसानी से कवर कर रहे होते हैं। तो अगर ये प्रश्न नहीं आया, इनमें अंदर से कुछ आ गया, तो उसका भी आप लोग आराम से आंसर दे सकते हैं ना। यही हमारा प्रयास रहता है कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए।
8 नंबर देखिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बेहतरीन तैयारी होगी। कुंडा नाला मध्यम सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश की किस नदी घाटी में स्थित है? देखिए, गोदावरी में, माही में, गंगा में। इसको आप अपने आप एलिमिनेट कर सकते हैं। गोदावरी भाई मतलब मध्य प्रदेश में नहीं है, माही भी मध्य प्रदेश में नहीं है, गंगा भी नहीं है। एक ही आंसर बचता है जो कि है आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं कि कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है। तो कुंडा नाला परियोजना मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। यह परियोजना नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा है। नदी कौन सी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है कुंडा। इसी कुंडा पर ये जो है परियोजना चलाई जा रही है। उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य खरगोन जिले के कृषि सिंचाई क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो सिंचाई परियोजनाओं से लगातार एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं ध्यान देने वाला ये टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि एप्टेक ने यहाँ से ज्यादातर प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इस पर और डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। नर्मदा बेसिन, बेसिन के बारे में जानते हैं। बेसिन क्या होता है? जैसे कि ये कोई नदी है, ठीक है, तो ये नदी जहां जहां तक जा रही है और इसमें जहां जहां से नदियां आकर के मिल रही हैं, तो ये सारी नदियां इसकी बेसिन का हिस्सा होती हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो अपनी सोन नदी है ये किस बेसिन का हिस्सा है, तो आप गंगा बताएंगे। अब कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, ऑप्शन में गंगा दिया गया था। इसको ही सबसे पहले उन्होंने काटा कि भाई गंगा नदी मध्य प्रदेश में बहती नहीं है। वहां पर पूछा गया था भाई किस नदी बेसिन का हिस्सा है, तो जिस नदी में जाकर के कोई छोटी नदी मिल रही है तो बड़ी वाली नदी बेसिन का हिस्सा होती है। इसलिए गंगा का नाम कभी कभी मध्य प्रदेश में आ जाता है बेसिन के रूप में, क्योंकि मध्य प्रदेश की सोन नदी जाकर के गंगा में मिलती है। ठीक है ना, इसी तरह यमुना भी आ जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बहुत सारी नदियां जाकर के यमुना में भी मिलती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो डिफरेंस है उसको क्लियर रखना है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। कुंडा नाला जैसी कई मध्यम और लघु परियोजनाएं इसके जल ग्रहण क्षेत्र का जो है हिस्सा है, ध्यान रखना है। चलो नंबर 9 देखते हैं। भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है? देखो, दो घाट आपको मिल जाएंगे, है ना। अगर आप नीचे वाले इंडिया में जाएंगे, जैसे ये आपका नीचे वाला इंडिया है, तो दो घाट आपको मिल जाता है। एक तो ये पश्चिमी घाट हो जाता है, ये हो जाता है पूर्वी घाट। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो पेरियार नदी है। भाई गंगा तो उत्तर में जाकर के हिमालय से निकल जाती है, ठीक है ना। नर्मदा तो अपनी यहाँ पर अमरकंटक से निकल जाती है। दामोदर पश्चिम बंगाल उड़ीसा की हो जाएगी। तो एकमात्र ऐसी नदी है पेरियार, जो आपका इस साइड से निकलती है और इसी तरफ बहती है, और ये केरल की नदी है। सही आंसर पेरियार हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो पेरियार, हम इसे केरल की जीवन रेखा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह पश्चिमी घाट से निकल करके पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। भाई यहाँ से जो भी नदी पश्चिम की ओर बहेगी तो यहाँ पर अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी में ही जाकर के गिरेगी। ठीक है, जैसे अपनी नर्मदा और ताप्ती हो गई। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है भाई, मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन सा था? कौन सी जो अफगान डायनेस्टी थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर पहली बार शासन किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लोधी वंश हो जाएगा। एमपीएसआई सूबेदार 2025 में पूछा गया है। लोधी वंश क्यों हो जाएगा और उससे रिलेटेड पूरी जानकारी अभी इसी वाले प्रश्न में एकदम से क्लियर हो जाएगी। देखिए, तो लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का 5वां और अंतिम वंश था। ध्यान रखना, सबसे लास्ट वाला वंश दिल्ली सल्तनत का कौन सा था? वो था लोधी। इब्राहिम लोधी को हरा करके, किसको? इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। ध्यान रखना है कि भाई लोधी वंश की स्थापना अफगान शासक बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। अब चलिए यहाँ पर और डिटेल में देख लेते हैं एक ही प्रश्न में, जिससे ये पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म हो जाए। प्रथम अफगान साम्राज्य कौन था? बहलोल लोधी ने सैयद वंश के अंतिम शासक को हटा करके भारत में अफगान शासक की नींव रखी थी। बहलोल लोधी क्यों फेमस है? क्योंकि ये संस्थापक है जिसने जौनपुर को दिल्ली में मिलाया था, ये भी ध्यान रखना है। सिकंदर लोधी इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, उसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और गज ए सिकंदरी भूमि पैमाना शुरू किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हम मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे, क्योंकि एप्टेक का ये एक तरह से कह सकते हैं फेवरेट टॉपिक है कि ये दिल्ली सल्तनत से प्रश्न पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो ये दो चीजें, आगरा शहर की स्थापना अभी 2 बार पूछा गया है, एमपी पुलिस कांस्टेबल में और एमपी एएसआई में। ठीक है, ये आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी? 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा। उसके बाद गजे सिकंदरी भी यहाँ पर सिकंदर लोधी ने बनाया। इब्राहिम लोधी की बात करते हैं, अंतिम शासक है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इसको हराया था और मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी। ठीक है भाई, चलिए 11 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए, ये आपका एमपी के है। मध्य प्रदेश में स्थित कनहर गांव, यानी कनहर गांव टैंक मध्यम सिंचाई परियोजना किस नदी घाटी में स्थित है? इसमें भी आपसे नदी घाटी पूछा है, तो ये भी आपकी नर्मदा नदी घाटी के अंतर्गत आ जाएगी। अब ये कहां पर है, आइए क्लियर कर लेते हैं। तो यह परियोजना मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। भौगोलिक रूप से नर्मदा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। स्थान अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत यह आती है। उद्देश्य क्या है? तो मध्यम सिंचाई परियोजना है। मुख्य लक्ष्य क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य गांवों में सिंचाई क्षमता का विस्तार करना और भूजल स्तर में सुधार करना है, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। और योजना का नाम ध्यान रखना, योजना का नाम है कनहर गांव टैंक मध्यम सिंचाई परियोजना।
अब देखिए ये आपका पूछा गया था कब, अभी MPASI के एग्जाम में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित कन्हार गांव मध्यम टैंक परियोजना किस नदी घाटी में स्थित है, तो ये आपकी नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। अब ऐसे हर प्रश्न का स्क्रीनशॉट लगाना संभव नहीं है, नहीं तो फिर PDF ही बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, तो आप फोटोकॉपी क्या निकलवाओगे, है ना। इसलिए एक आध दो प्रश्नों का लगा देंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ सर वही प्रश्न करा रहे हैं जो एप्टेक ने अभी रिसेंट में पूछे हैं। आप उठा करके आराम से देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है देखिए 12 नंबर, भूगोल में कोर पेरीफेरी की अवधारणा का सर्वोत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है। ये आपका ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा गया है, वही पेरीफेरी अवधारणा क्या होती है। चलिए देख लेते हैं। MPSI प्री 2026 में पूछा है, ये आपका MP डिप्टी जनरल में भी पूछा जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकसित और विकासशील क्षेत्रों के मध्य में असमान जो विकास होता है। देखिए जैसे कि दो अलग अलग क्षेत्र हो जाते हैं, एक आपका हो जाता है विकसित, जो अभी विकसित हो रहा है, धीरे धीरे वहां पर सुविधाएं आ रही हैं। एक है विकासशील, ठीक है, मतलब विकसित का अर्थ है कि यहाँ पर सुविधाएं ऑलरेडी आ चुकी हैं, डेवलप्ड हो चुका है। एक है विकासशील, ठीक है, तो विकासशील में अभी परियोजनाएं आ रही हैं और धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो इसी को बताने का काम कौन करता है, कोर और पेरीफेरी परियोजना करती है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर कोर और पेरीफेरी क्या होती है, ये मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो मॉडल से प्रश्न पूछा है, तो ये मॉडल बताता है कि आर्थिक विकास पूरे क्षेत्र में समान रूप से नहीं होता है, बल्कि कुछ विशेष जो क्षेत्र होते हैं वहां पर केंद्रित होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि कोर क्षेत्र, अब ये कोर क्या होता है, तो ये वे विकसित क्षेत्र हैं जहां शहर, जहां उच्च टेक्निक, औद्योगिक विकास, बेहतर बुनियादी ढांचा, भारी पूंजी निवेश होता है। जैसे कि भारत में मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, तो ये विश्व स्तर के देश हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, तो ये हो जाते हैं विकसित राज्य, ठीक है। अब पेरीफेरी क्या होती है, तो पेरीफेरी जिसे हम परिधि कहते हैं ना, एक तो कोर हो गया और एक उसके ऊपर की परिधि हो जाती है। तो कोर में ज्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा और पेरीफेरी में कम मिलता है। क्यों, ये देख लीजिए, ये वे कम विकसित या फिर विकासशील क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से कच्चे माल और श्रम की आपूर्ति के लिए कोर पर निर्भर रहते हैं। इनका विकास धीमी गति से होता है, जैसे ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं उसी हिसाब से इनका विकास भी होता रहता है, ठीक है। तो कोर और पेरीफेरी में क्या डिफरेंस है वो हमने आपको बता दिया है, और आधारभूत संरचना से संबंधित है ये भी बता दिया है। चलिए 13 नंबर देखिए, बास्केटबॉल में उस शॉट को क्या कहा जाता है जो रिम से टकरा करके फिर बास्केट में चला जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस शॉट को क्या कहते हैं। ASI सूबेदार 17/12/2025 में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा रिमर, इसको हम रिमर कहते हैं। यहाँ पर जो रिम लगी रहती है ये आपकी बास्केट होती है, बॉल पहले रिम पर टकराएगी उसके बाद बास्केट में जाएगी, तो इस शॉट को हम रिमर शॉट कहते हैं। और बाकी के ऑप्शंस को क्या कहते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले रिमर, जब गेंद बास्केट की रिम किनारे से टकराती है, उसके चारों ओर घूमती है और फिर अंत में बास्केट के अंदर जाती है, तब हम इसको रिमर कहते हैं। अब स्विश क्या होता है, स्विश SWISH, तो यह सबसे सटीक शॉट माना जाता है। इसमें गेंद रिम या बोर्ड को छुए बिना सीधे नेट के अंदर जाती है और सिर्फ स्विश की आवाज आती है, ठीक है। उसके बाद डंक क्या होता है, भाई आज आपसे रिमर पूछ लिया, कल आपसे स्विच पूछ सकते हैं, डंक पूछ सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा पूरा पढ़ करके जाए, है ना, क्या छोड़े क्यों, इसको पूरा कंप्लीट करें ना। तो जब खिलाड़ी हवा में कूदकर गेंद को सीधे ऊपर से रिम के अंदर जोर से धकेलता है तो इसे हम स्लैम डंक भी कहते हैं। बैक शॉट क्या होता है, जब खिलाड़ी गेंद को सीधे रिम में न डालकर पहले बैकबोर्ड यानी पीछे के बोर्ड से टकराता है ताकि वह रिबाउंड होकर के बास्केट में गिरे, तब हम इसको बैक शॉट कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया, सारे शॉट क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पर। देखिए 14 नंबर, इसी तरह से हमने आपका इंग्लिश भी करवाया है, मैथ भी करवाया है, इसी तरह से आपका हमने हिंदी भी करवाया है और साइंस भी करवाया है, ठीक है। तो कल वाली सारी वीडियो देख लेना, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है डिप्टी जनरल एग्जाम के नाम से, वहां पर सारी वीडियो डली हुई है, वो आपको वहां पर मिल जाएगी। देखिए भारत में मध्य प्रदेश की प्रमुख मैग्नीज खनन पट्टी निम्नलिखित में से किन जिलों के संयोजन से बनती है। MPGK का प्रश्न है, पूछा गया मैग्नीज जो है वो किस किस जिले में पाया जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, नहीं भैया ये तो सरसों के लिए फेमस है, ठीक है। जबलपुर, रीवा और सागर, नहीं भैया ये तो भैया चूना पत्थर के लिए ज्यादातर फेमस है, ठीक है। इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, ये भी नहीं फेमस है। अब हम बात कर लेते हैं जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और आपका मंडला, झाबुआ, ये वाले जो एरिया है वो यहाँ पर निमाड़ कहते हैं, निर्माण नहीं निमाड़ वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको मैग्नीज देखने को मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ध्यान रखना है, सबसे बड़ा, ठीक है। यहाँ की प्रमुख मैग्नीज खनन पट्टी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है ये, तो मुख्य जिले कौन कौन से हो सकता है, आपसे जिले भी पूछ लें। तो देखिए मैग्नीज का मुख्य जमाव बालाघाट, छिंदवाड़ा जिलों में पाया जाता है। इसके अलावा झाबुआ, मंडला, खरगोन, इसमें भी आपको जो निमाड़ वाला एरिया है यहाँ पर भी मैग्नीज मिल जाएगा।
सबसे प्रमुख है भरवेली खदान, ये कहाँ पर है? तो बालाघाट में स्थित यह खदान एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत अंडरग्राउंड मैग्नीज की खदान है। उपयोग, मैग्नीज का सर्वाधिक उपयोग इस्पात, स्टील और फेरो मैग्नीज की मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, 15 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। एक परियोजना आपसे पूछ रखी है, देखिए क्या पूछा है। MPESI स्टेनो 17/12/2026 में 17/12/2025 कर लेना है ना। देखो, तो भारत में मेरा गांव मेरी धरोहर डॉक्यूमेंटेशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत तत्व शामिल है, यानी कौन कौन से तत्वों को मेरी गांव मेरी धरोहर में शामिल किया जाता है। केवल विरासत स्थल और कला रूप को कहीं पर भी केवल मिल जाए तो समझ लेना कि ये जो है आपके लिए नेगेटिव सेंस दर्शाता है। केवल कहीं पर भी मिल जाए वो ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये सभी तो हो ही नहीं सकता भाई, जब ये ऊपर के दोनों कट गए तो ये सभी का कोई मतलब नहीं बनता है। एक ही ऑप्शन बचेगा जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल। देखो ये केवल में क्या है, इस केवल में बहुत सारी चीजें इन्होंने काउंट कर ली है ना, और उस केवल में केवल मौखिक परंपराएं और रीति रिवाज कर रहे थे। यहाँ पर केवल देखेंगे तो पारंपरिक भोजन, पहनावा, त्योहार, स्थानीय स्थल चिन्ह, ठीक है ना। इस वजह से इसको हम अपना आंसर मानेंगे। भाई आपको खुद ही दिख रहा है ना, ये इस केवल की वजह से ये दोनों तो कट गए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एक दो दो चीज ले रहे हैं और इस केवल में बहुत सारी चीजें काउंट कर ली, इस वजह से ऐसा केवल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित 7 श्रेणियां आती हैं, 7 कैटेगरी आती हैं, कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। तो देखो, विरासत स्थल और कला रूप, इसमें ऐतिहासिक स्थान, मंदिर, वास्तुकला और स्थानीय लोक कलाएं शामिल हैं। मौखिक परंपराएं कौन सी हैं? लोक कथाएं, स्थानीय कहावतें, क्षेत्रीय भाषाएं। और इसके बाद में रीति रिवाज कौन कौन से हैं? तो पूजा की पद्धतियां, सामाजिक रीति रिवाज, ये सब मेरी गांव मेरी धरोहर के अंतर्गत आते हैं। इस परियोजना में इस प्रकार के 7 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। त्योहार मेले हो जाएंगे, स्थलीय चिन्ह हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा देख लेना है। कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, कोई स्वतंत्रता सेनानी है, तो ये भी मेरी गांव मेरी धरोहर के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब है उस गांव की क्या फेमस चीज है, जो उस गांव की धरोहर है, वही आपसे पूछा गया है, उसी को इसमें शामिल किया जाता है। 16 नंबर देखते हैं। देखिए, ये भी आपका पॉलिटी से पूछा गया MPSI प्री 2026 में कि भाई राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कांस्टेबल में भी पूछा गया था। देखो, हम हर एग्जाम का एनालिसिस भी करवाते हैं, है ना, एग्जाम स्टार्ट होते ही, तो आइडिया लगता रहता है कि हाँ कौन से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है कब किया गया था? तो 1952 में इसका गठन किया गया था। आइए डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC भी कहते हैं, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। यह भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने वाली प्रमुख संस्था है। अब इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जिसमें कि अध्यक्ष की बात करें तो NDC का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और ये इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष का मतलब जानते हैं? पदेन का अर्थ है कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वो अपने आप इसका अध्यक्ष बन जाएगा, उसको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। सदस्य इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं। उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना और योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं की समीक्षा करना था। योजना आयोग 1950 में बना और NDC 1952 में बना। योजना आयोग को 2014 में समाप्त करके नीति आयोग भारत में चालू कर दिया गया है और नीति आयोग की स्थापना भी जो है, मतलब नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो भी भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। भारत में इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब शुरू की गई थी? अब देखो, यहाँ पर आपको 1958 नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन 1966 दिखाई दे रहा है। 1966 को अभी MPSI प्री में जो आंसर किया है, 1966 को आंसर माना है MPESB ने। क्यों माना है वो आइए देख लेते हैं। देखो, 1 नवंबर 1966 के दिन इस विशाल परियोजना के प्रथम चरण का विधिवत उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो बनना ये 31 मार्च 1958 को शुरू हुई थी, नींव रखी गई थी, लेकिन एकदम से ओरिजिनल शुरुआत कब हुई थी, जब इसका उद्घाटन किया गया, वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी, इसलिए इसको जो है यहाँ पर माना गया है, ठीक है। तो नींव की बात करते हैं तो 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने इसकी नींव रखी थी। पुराना नाम प्रारंभ में से राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। अब वर्तमान में इसको इंदिरा गांधी नाम बदल दिया गया है। नाम कब बदला वो भी देख लो। तो 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। यह फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर देखते हैं। प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत प्रस्तावित अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष हुआ था? कैबिनेट मिशन भारत में आया था अंतरिम सरकार की गठन करने के लिए, तो वही पूछ रहे हैं कि कैबिनेट मिशन कब आया था, ये प्लान कब लागू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 1946 में, 1946। आइए देख लेते हैं, MPSI प्री में पूछा गया है। देखिए,
तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसने इस अंतरिम सरकार और संविधान सभा का प्रस्ताव रखा कि भाई देखो हम तुमको छोड़ करके जा रहे हैं, मतलब हम स्वतंत्र कर देंगे 1947 में जून में, लेकिन उससे पहले तुम अपनी सरकार तो बना लो, सरकार तो बना के दिखाओ, तभी तो तुमको छूट देंगे, नहीं तो भाई सरकार नहीं बनेगी, हम छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे प्रशासन चलेगा। फिर उसके बाद में जो है संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान का निर्माण किया गया, ये सब आपको पता ही है। ठीक है, तो ये अंतरिम जो प्रस्ताव रखा गया था वो कैबिनेट मिशन द्वारा रखा गया था। मुस्लिम लीग देख लीजिए, शुरुआत में मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग ने कहा भैया हम नहीं इसमें शामिल होंगे, ठीक है, हमारा तो पाकिस्तान बना करके दो, ठीक है। लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को वह भी सरकार का हिस्सा बनी थी। पहली बैठक में ये लोग नहीं आए थे, लेकिन बाद में शामिल हो गए थे 26 अक्टूबर को। उद्देश्य ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए यह एक प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की योजना तैयार की गई थी। भाई जिन्ना को ये लगा था कि हमारा पाकिस्तान बन जाएगा तो क्यों ना इसमें ही शामिल हो जाते हैं, ठीक है, तो ये बात हो गई। 19 नंबर, भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों में से कौन सा सिद्धांत, कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे अलग है। 4 आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसमें से अलग कौन सा है वो आपको बताना है, और क्यों अलग है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए ये रहे आपके सामने 4 मौलिक अधिकार, कौन सा अलग है ये आप लोग बता दीजिए, ठीक है। एमपीएसआई प्री 2026 का प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वैसे अगर आप मानेंगे तो भाई संवैधानिक उपचार होना चाहिए आर्टिकल 32, ठीक है। लेकिन ईएसबी ने क्या माना है, ईएसबी ने माना है संपत्ति के अधिकार को। क्यों माना है वो भी देख लेते हैं। देखिए तो ईएसबी का मानना क्या है, ऑप्शन बी को सही माना है, क्योंकि इसका जो है निरसन कर दिया गया है। पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये क्या है, अब हमारा ये कानूनी अधिकार बन गया है। मौलिक अधिकार तो है लेकिन उसके अंतर्गत कानूनी अधिकार है, ठीक है ना। देखो इसके बारे में आपको बहुत पहले काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं भाई। भारत में मान लीजिए बहुत सारे हाईवेज का निर्माण हो रहा था, जब ये मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, तो मान लीजिए किसी का घर बीच में आ रहा है तो इस घर को हटाया नहीं जाता था, ठीक है ना। वो कहता है हम नहीं हटाएंगे, तुम अपना हाईवे इधर से निकाल करके लेके चले जाओ या इधर से ले जाओ, हम नहीं हटाएंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ज़्यादा करोगे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार के खिलाफ आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट रेट जारी कर देगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या होने लगी, भाई भारत का विकास ऐसे कैसे होगा, ऐसे तो कहीं ना कहीं सबका घर किसी न किसी का आता रहेगा। तो फिर एक जो है संशोधन किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस मूल अधिकार जो है, ये हमारा मौलिक अधिकार जो है, इसको हटा करके क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया। अब जो है ये हाईवे बन रहा है, किसी का घर बीच में आएगा तो सरकार इस घर को हटा सकती है। हाँ ये तुम्हारा कानूनी अधिकार है, इसके लिए सरकार तुमको जो वर्तमान में प्राइस है वहाँ की ज़मीन की, उसका 4 गुना 5 गुना आपको देगी, लेकिन आपको ये घर हटाना पड़ेगा और यहाँ से आपको कहीं और निर्वासित होना पड़ेगा। उसके लिए सरकार पूरी सहायता उपलब्ध कराएगी कि आप कहीं और अपना घर बना सकते हैं, इसीलिए 4-5 गुना दिया जाता है। भाई नोएडा वेडा के जो क्षेत्र है ना, भाई मान लो किसी का खेत है और उसके ऊपर से हाईवे जाने लगा तो बड़ा खुश होता है, चलो हमारा खेत हाईवे में आ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो करंट रेट है उसका 5 गुना रेट उसको जो है मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमीर हो जाते हैं, बस हाईवे निकल जाए चाहते रहते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, तो मूल संविधान में यह अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस मौलिक अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया। वर्तमान स्थिति देख लो तो यह केवल कानूनी अधिकार है, जिसे संविधान के भाग 11 के अंतर्गत 300A में रखा गया है, ठीक है। कौन से में? 300A में इसको रख दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं भाई, अगला देखिए। अगला है 20 नंबर का प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी कर सकता है। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो उच्च न्यायालय से संबंधित है रिट जारी करने से? सही आंसर 226 हो जाएगा, आर्टिकल 226। उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, इसलिए आर्टिकल 32 नहीं लगेगा। आर्टिकल 32 डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, यहाँ पर हाई कोर्ट की बात की जा रही है, इसलिए आप 26 लगाएंगे, 226। बहुत सारे लोग गलत करके आए थे, ये प्रश्न अभी एमपीएसआई में पूछा गया था, है ना। जल्दबाजी में लोग आर्टिकल 32 लगा करके चले आए थे। जहाँ पर भी रिट की बात आती है आर्टिकल 32 याद आता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा भी कहा है, लेकिन ध्यान रखना भाई कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जाता है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जाता है, और ये जो रिट जारी करने की शक्ति है हाई कोर्ट के पास में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर है। ध्यान रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। इस स्थिति में रिट जारी करने की स्थिति में जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, उसके पास में ज्यादा शक्तियां हैं एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो अन्य परिस्थितियों में भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है भाई।
ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 2 स्तर पर शक्ति दी गई है, जहां अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और 226 के तहत हम उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में जाकर के अपनी बात कह सकते हैं। हाईकोर्ट रिट जो है वो जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये है आज के 20 प्रश्न। बताइए कैसे लगे जीके जीएस करंट अफेयर एमपी जीके के प्रश्न। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा। और जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, जल्दी से आप लोग नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। ये सारी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलती रहेगी। जो लोग क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, इसी पर व्हाट्सएप कर देना, सर हमें फ़ोनपे नंबर दे दो, आपको फ़ोनपे नंबर मिल जाएगा। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के तुरंत नोट्स प्राप्त कर लीजिए। और इन्फोग्राफिक नोट्स भी आपको लास्ट टाइम पर प्रोवाइड कराएंगे, लगभग 15 दिन पहले, जो रिवीजन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो किसका होगा, किसका नंबर है भैया? अगला वीडियो है आपका शायद हिंदी का, ठीक है ना? तो हिंदी का नंबर है, हिंदी के बाद में इंग्लिश, फिर मैथ, और उसके बाद में फिर से आपका जो है जीके जीएस आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।